हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और इन्हीं चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं माइंड मैप। मतलब ये कि भैया धातु और अधातु वाला जो अध्याय है, बात समझ में आई, धातु और अधातु वाला जो अध्याय है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दिमाग के अंदर सीधे फिट कर दिए जाएंगे। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली सवाल कहां से आते हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपनी खोपड़ी के अंदर क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, कहानी की जो शुरुआत है वो होती है भौतिक गुणधर्मों के साथ में। मतलब यहां से जो है कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। कहानी की शुरुआत जो है वो होती है भौतिक गुणधर्म के साथ में। मतलब ये कि यहां पर हम धातु के भी बारे में पढ़ेंगे और अधातु के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां पर हम धातु और अधातु दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हम धातु और अधातु दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना। अब आप बोल रहे होंगे सर, जब चैप्टर का नाम ही धातु और अधातु है, राइट, तो दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है और ट्विस्ट क्या है वो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, जिसमें हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि किसका कितना गलनांक है, किसका कितना क्वथनांक है, कौन जो है तार जैसे, बात समझ में आई, कौन जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी मेहनत से कहीं से लाया गया है, राइट, कौन जो है वो तार के रूप में ढाला जा सकता है, किसमें जो है, बात समझ में आ रही है, किसमें जो है चमक होती है, कौन सी ऐसी चीज है इन दोनों के बीच में, राइट, जो खनक पैदा करती है। बात समझ में आ रही है? यार डांडिया खेल सकते हैं यार, थोड़ा सीधा कर लिया जाए तो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं किसमें? भौतिक गुणधर्म में। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणधर्म में, जहां पर हम बात करने वाले हैं धातुओं के बारे में और किसके बारे में? अधातुओं के बारे में। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, बढ़िया वाली बात है, ठीक है। बहुत थ्योरेटिकल चीजें होती है, मत घबराइए, सब दिमाग के अंदर सीधे फिट कर दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों के बारे में, ठीक है। जब ये बात किसकी आती है? आयनिक यौगिकों की। अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लो, केमिस्ट्री की बेस्ट लव स्टोरी जो है वो NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में होती है, राइट। अब देखो, मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास एक यहां पर सोडियम है और मेरे पास एक क्लोरीन का आयन है और दोनों मिलकर एक आयनिक यौगिकों का निर्माण बनाते हैं। बात समझ में? तो ये जो आयनिक यौगिक है ये बनता है हमेशा किसके बीच में? बहुत ध्यान से देखिएगा, धातु के बीच में, धातु एवं अधातु के बीच में बनता है बेटा। किसके बीच में बनेगा? बहुत ध्यान से देखेंगे तो धातु और अधातु जहां पर भी आपस में कनेक्ट होगी, धातु धातु है अपने पास नहीं है, कोई बात नहीं, आसपास की जितनी प्लास्टिक की चीजें हैं सब किससे मिलकर बनी हुई है? अधातुओं से। बात समझ में आ रही है? तो धातुएं और अधातुएं, ध्यान से देखिएगा, धातुएं और अधातुएं आपस में मिलकर निर्माण किसका करती हैं? आयनिक यौगिकों का। किसका निर्माण करेंगी? तो आयनिक यौगिकों का, क्योंकि इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, दान करना। इधर वाले जो भाई होते हैं ना, ये कंजूस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भैया, तो एक तरफ अपने पास भौतिक गुणधर्म है, दूसरा जो टॉपिक है वो है आयनिक यौगिक। और यहां पर आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसके बाद खेल शुरू होता है। अब स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक्स हैं ना, उसमें अपने को धातु भी पढ़नी है, अधातु भी पढ़नी है। और इसके बाद हम जो अधातु होती है उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। मतलब ये कि यहां से सिर्फ अपने को किसके बारे में पढ़ना है? धातुओं के बारे में। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना आपका, राइट, बोलो यस सर, ये वाला जो पार्ट है ना बाबूजी, राइट, इधर वाला जो पार्ट है ना, इस चैप्टर का इधर वाला जो पार्ट है ना, वो सिर्फ 30% है। कितना है? तो ये जो है 30 भी नहीं, 20%। और इधर वाला जो पार्ट है ना, ये 80% है। तो अब वन थिंग इज क्लियर हियर कि 20% पे हमने को धातु भी पढ़नी है और अधातु भी पढ़नी है। आपने कहा ओके सर, पर 80% की जब हम बात करेंगे, राइट, तो यहां पर अपने को सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? धातुओं के बारे में पढ़ना है। बात कैसी हो गई? खत्म भी हो गई, समझ में भी आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं कहता हूं कि धातुओं के बारे में पढ़ना है, ठीक, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जब मैं कह रहा हूं कि रासायनिक गुणधर्म मैंने बोले हैं, क्या बोले हैं? रासायनिक गुणधर्म, राइट। तो आप बोलोगे सर रासायनिक गुणधर्म बोले तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि
धातुएं जो हैं अलग अलग चीजों के साथ में कैसी रिएक्शंस करती होंगी। तो यहां पर हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, रिएक्शंस के बारे में। तो जब बात रासायनिक गुणधर्म की होगी आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए प्रतिक्रियाएं, अभिक्रियाएं और रिएक्शंस। बात समझ में आई। तो धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, रिएक्शन के बारे में। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, शानदार है, जानदार है। चलिए किसके साथ, तो भैया सबसे पहले धातुएं रिएक्शन करेंगी किसके, देखो ये फ्लो चार्ट यदि क्लियर हो गया, फ्लो चार्ट यदि क्लियर हो गया, बात समझ में आई, तो एक एक चीज दिमाग के अंदर सीधे सेट हो जाएगी, नॉट टू वरी वाली बात है, राइट बोलो, यस सर। चलिए तो धातुएं जो है उनका रासायनिक गुणधर्म हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रियाएं करती हैं, कैसे जो धातुएं होती हैं राइट वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, कैसे वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। देखो कैसे जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है, कैसे जो है अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। और भी बहुत सारे अम्ल है, कैसे अन्य धातु लवण के साथ में अभिक्रियाएं करती हैं, और कैसे जो है सक्रियता श्रेणी के बारे में हम जानकारी उपलब्ध करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, कैसे निष्कर्षण, समृद्धिकरण और परिष्करण के द्वारा हम प्राप्ति कर सकते हैं, और हम बात करेंगे इसके बारे में संक्षारण के बारे में। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट हो जाए, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और इस चैप्टर की जो कहानी है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बस अपने को ये 5 चीजें याद रखनी है। पहला है भौतिक गुणधर्म, ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो है वो है आपका आयनिक यौगिक। तीसरा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, एक लंबा टॉपिक, और इतना ही लंबा और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका धातुओं की प्राप्ति। लास्ट में एकदम हलवा टाइप का जो टॉपिक है, जहां से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाए जा सकते, वो है संक्षारण। बात समझ में आई। तो सबसे ज्यादा अपने को जो फोकस करना है वो इन दोनों टॉपिक्स पे करना है। मतलब ये कि आपके पास मान लेते हैं कि कल आपकी एग्जाम है, मान लेते हैं कि कल आपकी एग्जाम है, और कुछ ऐसे धुरंधर होते हैं जिन्होंने साल भर से पढ़ाई की ही नहीं है। ठीक है, करना चाहिए, पर प्रैक्टिकल बात यह है कि बहुत सारे बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट मोमेंट में एकदम नींद से जागते हैं और बोलते हैं सर कुछ हो जाए थोड़ी देर का, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए और कुछ तो हम परीक्षा में लिखकर आ जाए। बात समझ में आई। इन केस यदि ऐसा है तो आपको 2 टॉपिक्स पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, और उसमें से पहला जो टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, पहला जो टॉपिक है वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बोलो यस सर, ये बेटा पहला टॉपिक है। और संक्षारण जो है ये, सॉरी संक्षारण नहीं, मिस्टेकन, ये धातुओं की प्राप्ति। राइट यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन सा टॉपिक है राइट जहां पर आपका जो फ्यूज है वो कभी कभी उड़ जाता है, अपन उसी को टारगेट कर लेंगे ना। चलो तो इस तरीके से आप ले लिया है आपने स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि भैया जो धातुएं हैं राइट, ध्यान से देखिएगा, जो धातुएं हैं राइट वो क्या होती हैं। तो जल्दी जल्दी देखना, स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, पर मैं कॉन्सेप्ट सारे आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा। आप देखो, वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं तथा जिन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर मतलब आपका बाईं ओर, बात समझ में आई, बाईं ओर रखा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु यानी कि मेटल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो आप पीरियोडिक टेबल जानते हो, बोलो यस सर। कौन नहीं जानता, सभी तो जानते हैं। तो अपने पास एस ब्लॉक है, अपने पास पी ब्लॉक है, अपने पास एक्चुअली डी ब्लॉक है, और अपने पास एफ ब्लॉक है। बात समझ में आई। तो इसमें ये जो पी ब्लॉक है ना, इसके अलावा जितने हैं ना, दे ऑल आर धातुस, दे ऑल आर धातुएं। बात समझ में आ रही है, दे ऑल आर मेटल्स बेसिकली। और यदि आप पी ब्लॉक की बात करोगे बाबूजी, तो इसमें धातु भी है, ठीक है, इसमें अधातु भी है, बोलो यस सर, और इसमें जो है उपधातु भी है, जिसे हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर ऐसा है भैया कि जो धातुएं हैं उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है और उस पर आने वाले क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। ठीक है, पहली बात। चलिए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीजें हैं वो होंगी आपकी धातुएं, वहीं के वहीं जो अधातुएं हैं वो बड़ी कंजूस होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बात समझ में आ रही है। तो धातु जो होती है उनकी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधातुएं जो हैं उनकी अंतिम कक्षा में, ध्यान से देखिएगा, 5, 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जिनकी अंतिम कक्षा में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली होती है उपधातु। पर कुछ है कि इसके अपवाद है, कुछ एक इसके क्या है, अपवाद हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया भाई, कार्बन, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद भी क्या है, वो अधातु है। ठीक है जी। चलिए, तो ये पहली वाली बात थी, इसको अपन थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा राइट।
अब क्लोरीन का भी देख सकते हो, ऑक्सीजन का भी देख सकते हो, इन सब में डिफरेंस क्लियर है कि धातुएं जो हैं, राइट, जितनी भी धातुएं हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, डोनेट करेगी, और जितनी भी अधातुएं हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी भैया, प्राप्त करेगी। बात समझ में आ रही, बोलो यस सर। एक गर्मा गर्म दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाए और कहानी को दिमाग के अंदर सीधे फिट किया जाए, राइट, बोलो यस सर। देखिए, सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका एक अपवाद जो है, जब हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, बाबू कितना, तो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अपवाद जो है वो है पारा यानी कि मरकरी। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम लोग देखते हैं किसके अंदर, थर्मोमीटर के अंदर। बात समझ में आ रही है, यस सर। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अधातुएं जो हैं वो तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं, ठोस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि यदि हम बात करें तो ठोस है कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, C60, फुलेरीन सब ठोस में आते हैं, ठीक है। द्रव जो है वो बेसिकली क्या है आपका, ब्रोमीन। और गैस की यदि आप बात करोगे तो नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, उसके बाद और कौन सी चीज है, तो भैया ऑक्सीजन है, और कौन सी चीज है, तो फ्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है। बात समझ में आ गई। चलिए और आगे बढ़ेंगे। धातुएं जो है वो सामान्यतः कठोर है। धातुएं जो हैं वो कैसी हैं भैया, तो ये सामान्यतः कठोर हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये कुछ अकेली एक कैसी हैं, ये अपवाद है, ये थोड़ी मुलायम होती है, अपन इसको चाकू से भी काट सकते हैं। बात समझ में। वहीं के वहीं जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः नरम होती हैं। अपवाद होगा हीरा, जो कि सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। बात समझ में। अब देखो, धातुएं जो है वो आघातवर्ध होती है, मतलब ये इनको पीट पीट के जो है आप पतली चादर के रूप में ढाल सकते हो। इनको पीट पीट के पतली चादर के रूप में आप ढाल सकते हो। ध्यान से देखो, ये देखो, ये तार के रूप में अभी, पर यदि इसको मैं अच्छा कूटता हूं, किससे, हथौड़े से, अच्छा इसको मैं पीटता हूं यदि, बात समझ में आ रही है, तो उससे क्या होगा कि ये भैया एकदम पतले से चादर के रूप में ढल जाएगी। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो धातु है अपने पास एल्यूमिनियम की, है ना। अच्छा जी, अधातुएं जो होती हैं वो आघातवर्ध नहीं होती हैं, और कैसी होती है, भंगुर होती हैं। कैसी होती है, भंगुर होती है। क्लियर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे। धातुएं जो है वो तन्य यानी कि डक्टाइल होती हैं। धातुएं जो हैं वो तन्य यानी कि डक्टाइल होती हैं, और खींचेंगे यदि हम इसको इधर साइड से तो फैल जाएंगी। बात समझ में आई। तो धातुएं जो हैं वो तन्य यानी कि डक्टाइल होती हैं, अर्थात इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। अधातुएं जो हैं वो तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं जो हैं वो तन्य नहीं होती हैं। धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, जिसे हम कहते हैं मेटालिक लक्ष्यर यानी कि धात्विक चमक। बात समझ में, कुछ चमक रहा होगा, एल्यूमिनियम का है ना। कुछ इसी तरीके से अधातु जो होती है उनमें चमक नहीं होती है। आयोडीन जरूर अपवाद है जिसमें चमक होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। अधातुओं के साथ ये खेल उल्टा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यदि हम बात करेंगे चांदी और कॉपर, मतलब कि चांदी और तांबा जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी क्या है, सुचालक होती है। और सिल्वर और कॉपर के बाद अच्छे को सुचालक कौन है, तो इसमें आ जाएगा फिर एल्यूमिनियम। ये देखो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, राइट, बोला यस सर। उसके साथ हम बात करेंगे प्लम्बम यानी कि लेड और Hg यानी कि मरकरी जो है ये ऊष्मा के कैसे होंगे, तो खराब सुचालक होंगे। खत्म बात, सिंपल सी कहानी। इधर वाले नोट कर लीजिए आप। सॉरी। अधातुएं जो हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। जितने भी अधातुएं होंगी वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होंगी, कुचालक होंगी। अपवाद जो है वो क्या होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जिसकी पेंसिल बनाई जाती है, जिसके बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, वो क्या होगा, बेसिकली अपवाद होगा। इस कहानी को अपन आगे लेकर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजों को अपने को देखना है। धातुओं का जो कथनांक और गलनांक होता है वो उच्च होता है। अपवाद जो है वो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम तथा गैलियम। बात समझ में आई, बोलो यस सर। धातुओं का घनत्व कैसा होगा, तो भैया उच्च होगा। धातुओं का घनत्व कैसा होगा, तो उच्च होगा। पर यदि हम अधातुओं की बात करेंगे तो इनका जो कथनांक और गलनांक है ये कैसा होगा, निम्न होगा। पर अपवाद क्या है, हीरा है। तो आपको ना अपवाद याद रखने हैं क्योंकि यहीं से पूछ लिए जाते हैं क्या, क्वेश्चंस। बात समझ में आई, बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे अधातुओं के घनत्व की, कैसा होता है, तो भैया कम होता है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। देखते हैं जरा, टन 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 की आवाज आती है क्या, हल्की हल्की तो आ रही है, नो डाउट, है ना। चलो, तो ये ध्वनिक होती हैं। अधातुएं जो हैं वो ध्वनिक नहीं होती हैं। दूसरी वाला अधातु से बना है ना, इसलिए इसको जो है वो आवाज नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, धातुएं जो हैं उसकी
अभिक्रियाओं के बारे में। और ध्यान से देखो अपने को कौन सी अभिक्रियाएं करवानी है, अपने को करवानी है ये सारी अभिक्रियाएं। तो मैं क्या कह रहा हूं 1 2 3 4 5, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में फिर से लिख लो। पांचों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं इसके बारे में अब हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एक बार इसको जल्दी से नोट करो, है ना। अब ये 5 पॉइंट आपने जो नोट किए हैं ध्यान से देखिएगा। तो पहला दहन है, ऑक्सीजन और आपका जल, अम्ल और ये जितनी चीजें इनके साथ हम देखने वाले हैं वन बाय वन रिएक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा 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 और देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धातु के साथ ऑक्सीजन जो है वो कैसे अभिक्रिया करती है। बहुत सिंपल सी कहानी है, धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाइए और भैया धातु ऑक्साइड बनाइए, तो जो चीज मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे, धातु ऑक्साइड। अब मान लेते हैं कि सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। कुछ इसी तरीके से यदि मैग्नीशियम ने की देन वी मस्ट कॉल इट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो सोडियम ने अभिक्रिया की, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। कुछ ऐसे ही कॉपर ने भी अभिक्रिया की और क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम ने अभिक्रिया की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। ये कॉपर टू ऑक्साइड ऊपर लिखना है अपने को। बात समझ में आ गई, बोला यस सर यस सर यस सर। तो एल्यूमिनियम ने अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब आप बोलोगे सर क्षारकीय ऑक्साइड इसका मतलब क्या, भैया धातु के जो ऑक्साइड होते हैं जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्षार का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, एक रिएक्शन हो जाए, मजा आ जाएगा। देखो क्या आपको Na2O दिख रहा है, बोलो यस सर। क्या आपको H2O दिख रहा है, बोलो यस सर। जब दोनों की हमने अभिक्रिया कराई तो हमको मिला 2NaOH। ये ठीक है, यहां तक जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो अपने को क्या मिला, 2NaOH। बात समझ में आ गई। मतलब ये कि जब हमने एक धातु ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई तो अपने को एक क्षारक मिला। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है। बात क्लियर है, बोलेंगे यस सर, स्क्रीनशॉट, हरी अप। आगे बढ़ेंगे, जिंक तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। और ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों में अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वी मस्ट कॉल देम उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इनको हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। ध्यान से देखना, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार यानी कि अल्कैली का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये देखो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी। तो ये सारी चीजों को दिमाग में फिट रखना है क्योंकि यहीं से तो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बोलो यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि धातुएं जो हैं वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, देखो सभी धातुओं की जो सक्रियता है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करेंगी, परंतु जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वे निम्न प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो सारे के सारे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, पर जो करते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बेटा 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। इसमें जो है 2 प्रकार की रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली और दूसरी, धातु प्लस जल बराबर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। धातु के साथ में यदि आपने जल मिलाया तो धातु ऑक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन मिलेगी। वहीं के वहीं आप यदि धातु ऑक्साइड में जल मिलाओगे, धातु ऑक्साइड में, ऊपर देखो धातु के साथ है, नीचे है धातु ऑक्साइड के साथ, यदि आप इसमें जल मिलाएंगे तो आपको मिलेगा धातु हाइड्रोक्साइड। आपको क्या मिलेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे ये देखो, धातु के साथ जल मिलाया तो आपको क्या मिला, धातु हाइड्रोक्साइड मिला। और कौन सी चीज मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। आपको कौन सी चीज मिली, धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या मिला आपको, हाइड्रोजन गैस मिली। बात समझ में आई, बोलो यस सर। नोट किया जाए। हम इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने वाले हैं। दूसरी जो कहानी है वो भी ऐसी ही है कि देखो मैग्नीशियम और जल ने गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम और क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद करो, सब पढ़ा था अपन लोगों ने। और साथ में जो है कौन सी गैस मिलेगी, तो साथ में जो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। राइट, बोलो यस सर। और यदि हम बात करें एल्यूमिनियम और आयरन की, तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। हम यदि बात करें, कहां गया, ये लो, यदि हम बात करें एल्यूमिनियम और आयरन की, तो भैया ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, पर ये भाप के साथ करती है। इसलिए आप देखना, देखो जल था तो लिक्विड लिखा हुआ है, भाप है तो गैस लिखा हुआ है। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ, घबराना नहीं।
एल्यूमिनियम को जल से मिलाया तो एल्यूमिना मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। ऑन द सेम वे यदि हम आयरन को जल के साथ मिलाएंगे तो आयरन ऑक्साइड मिलेगा और साथ में अपने को क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, धातु के साथ में जल देता है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वहीं के वहीं कुछ ऐसी धातु हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि प्लम्बम यानी कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, एजी हो गया और एयू हो गया। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो मेरे हाथ में जो धातु है जिसको मैं एल्यूमिनियम कह रहा हूं, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, पर किसके साथ करेगी, भाप के साथ में करेगी। क्लियर है, बोलो यस सर। बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर आगे। एक चीज को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, अम्लों के साथ यदि हम अभिक्रिया की बात करेंगे, देखो सारी धातुएं आपको क्लियर है भाई, हर धातु की जो है सक्रियता कैसी होगी, अलग अलग होगी। कुछ ज्यादा रिएक्टिव है जैसे कि सोडियम पोटेशियम, कुछ बहुत कम है जैसे कि आपका कॉपर हो गया, या फिर आप बात करेंगे इसकी सिल्वर की या गोल्ड की। तो धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, सारी नहीं करती हैं। जो करती है उनके साथ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो अपने को लवण मिलेगा, यानी कि सॉल्ट मिलेगा। आपने कहा ओके सर, और अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगी बबुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम को HCl से मिलाया, ये देखो जितनी, अच्छा एक और चीज, HCl और H2SO4 के साथ ही बहुत सारी धातुएं रिएक्शन करती हैं। यदि आप नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे, HNO3 की बात करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी जो धातुएं हैं वो रिएक्शन ना करें। क्लियर, बोलो यस सर। चलिए, तो मैग्नीशियम और HCl जो है वो देगा क्या, ध्यान से देखो, लवण देगा, दिया ना मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ने भी दिया, जिंक ने भी दिया और आयरन ने भी दिया। चारों ही रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे अपनी खोपड़ी के अंदर और दिमाग के अंदर एक ही बात है, और कॉपी के अंदर क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए पक्का। अब जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, कॉपर जो है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। देखो कॉपर कहीं नहीं दिख रही होगी आपको, ये सक्रियता श्रेणी में जो भी हाइड्रोजन के ऊपर आता है, सक्रियता श्रेणी में जो भी हाइड्रोजन के ऊपर आता है, बात समझ में आए, वही सब किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के साथ में। जो नीचे आते हैं जैसे कि कॉपर या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड, ये अभिक्रिया नहीं करने वाले हैं। तो कहानी कैसी है, बड़ी शानदार है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो पक्का। चलिए और आगे बढ़ेंगे बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, HNO3। अब देखो ये एक अपवाद है, इसमें 2-3 चीजें उसको दिमाग के अंदर फिट रखना है, यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखिए सॉरी, धातु जब HNO3 के साथ मिलती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं हो पाती है। धातुएं जब HNO3 के साथ मिलती हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित नहीं हो पाती है, अतः हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्योंकि ध्यान से देखना, HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। एक प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक है। जो ऑक्सीकारक होता है, राइट, जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, उल्टा होता है। अपन ने सीखा था पहले वाले अध्याय में, बोलो यस सर। तो एक प्रबल ऑक्सीकारक है कौन, HNO3। तो क्या होगा, इसका अपचयन होगा। और भैया ध्यान से देखिएगा, अपचयन होगा मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जो उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस है इसको ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन गैस धातु के साथ यदि HNO3 आप मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि H2 गैस उत्सर्जित ही नहीं होगी। और HNO3 क्या है, तो भैया एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। मैं तो कह रहा हूं एक टेम्परेरी टैटू बनवा लो यहां पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, चलिए, HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है और स्वयं जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। पर यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेशल केसेस आप हमेशा पढ़ोगे, तो इसमें एक है अपवाद। अब ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, और जो है बहुत ज्यादा तनु होना चाहिए आपका क्या, नाइट्रिक अम्ल, उसके साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो रिएक्शन करेंगे और मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट जो है उसका उत्पादन करेंगे। क्लियर है कहानी, कैसे याद रखोगे, दोनों M से शुरू होते हैं। मैग्नीज है राइट, जो कि D ब्लॉक में आता है, मैग्नीशियम है जो कि S ब्लॉक में आता है। ठीक है, चलो नोट कर लो बाबा।
खत्म कहानी। तो ये वाला जो पेज है ना, इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन इधर से ही आएगा, आता ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अरे ये टॉपिक है, ये है टॉपिक भैया, ये है टॉपिक। कैसे? अरे बाबूजी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? धातु लवण के साथ में अभिक्रिया करने वाला है। धातु लवण क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, धातु जब किसी भी सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट या फिर किसी अधातु के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं धातु का नमक या धातु का लवण। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, आपने कहा ओके सर, ठीक है, और मेरे पास जिंक है। तो मैंने कहा भैया 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 कॉपर सल्फेट है, ठीक है, किसमें? ए क्यों लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये जलीय विलयन में। यदि वो जलीय विलयन में नहीं होगा तो ये अभिक्रिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये होने वाली नहीं है। तो मेरे पास कॉपर सल्फेट है जलीय विलयन में। अब जो जलीय विलयन है, राइट, एक्वस यहां पर आप लिख दीजिए, आपको समझाने के लिए आसान बनाने के लिए फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं। और ये Zn, अब ये क्या दे रहा है? ZnSO4 और भैया कॉपर बाहर निकल गया। तो सीधे सीधे अपने को याद रखना है, यहां पर विस्थापन अभिक्रिया होगी और यहां पर अपने को सक्रियता श्रेणी भी याद रखनी है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो बेटा यहां पर अपने को सक्रियता श्रेणी भी याद रखनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपका जो जिंक है सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कैसी है? ज्यादा है। कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में कैसा होता है? नीचे की तरफ आता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कैसी है? कम है। तो जिंक क्या करेगा? दादागिरी दिखाते हुए इस भाई को यहां से हटा देगा, खुद कनेक्ट हो जाएगा और ये देखो ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी। तो पहले ये नीले रंग का था, आप जानते हो कि इसको हम नीला तोता कहते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन, राइट। और जब ये जिंक के साथ मिला तो इसने रंगहीन घोल बना लिया, मतलब रंग में क्या हो गया? परिवर्तन वहीं के वहीं। यदि हम बात करेंगे जिंक की जगह आयरन की तो वो भी वही खेल खेलेगा और इस बार हरा रंग आ जाएगा। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बढ़िया से नोट करेंगे, हरिया। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। तो भैया धातु और अधातुओं के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो हमेशा जो है आयनिक आबंध बनता है। और ऐसा क्यों होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अपन कक्षा 9वीं से उठाते हैं सोडियम को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 है, ठीक है। अपन जो है उठाते हैं क्लोरीन को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है और 7 है। बात समझ में आ गई? तो हमने इन दोनों को उठा लिया। अब ये बताओ, अष्टक का नियम अपन ने पढ़ा था। हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, राइट, क्लियर। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम है, तो ये क्या करेगा? ध्यान से देखना बबुआ, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको दान करेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्राप्त करेगा। ये ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वहां पर दान करेगा, यहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा? प्राप्त करेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो प्राप्त करेगा। अब इससे होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो परिवर्तित हो किसमें? Na+ में। जब इलेक्ट्रॉन धारण करेगा, राइट, तो Cl नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। ये ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि धनायन जो होता है वो ऋणायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, ये क्यों लेकर चल रहा हूं मैं, इसको रख देते हैं अपन, ठीक। बात समझ में आई? धनायन जो है ऋणायन को अपने साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और निर्माण किसका होगा? आयनिक आबंध का। निर्माण किसका होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, आयनिक आबंध का। और आयनिक आबंध से बने हुए जो यौगिक होते हैं हम उनको कहते हैं आयनिक यौगिक। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार ये बात। तो आयनिक आबंध जो होता है वो एक प्रकार का आकर्षण बल होता है धनायन के बीच में और ऋणायन के बीच में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए बाबू, चलो। ठीक, अरे इस बार एग्जाम में अपन तहलका मचाने वाले हैं। बात समझ में आई? क्या ये सारी कहानी मैंने भी आपके साथ डिस्कस की? बोलो यस सर, ठीक है ना। चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक गेन करेगा, काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड का भी बना सकते हो। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे भैया आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में। इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो हम बोलेंगे कि इनकी भौतिक प्रकृति कुछ होती है,
तो धन और ऋण आयनों के कारण मजबूत आकर्षण बल बनता है। भाई आप भी जानते हो, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच की जो लव स्टोरी है बहुत तगड़ी होती है। जो केमिस्ट्री है, यहां पर लव स्टोरी का मतलब केमिस्ट्री से है। बात समझ में आ रही है कि ट्यूनिंग कितनी अच्छी है, केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो ध्यान से देखिए धन और ऋण आयन जो रहेंगे, राइट, इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। और ये ठीक है कैसे होते हैं, ठोस और कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं, ठीक है, तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं पर कठोर होते हैं। बात समझे, मजबूत नहीं, कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं भैया, ठोस होते हैं। मजबूत अलग चीज होती है, कठोर होना अलग चीज होती है। जैसे खाने का नमक मुलायम नहीं होता, आप उसको टच करोगे तो कठोर मिलेगा, मजबूत नहीं है। आप उसको यदि जोर से ऐसे कूट देंगे तो वो छोटे छोटे और भाग में विभाजित हो जाएगा, राइट। गलनांक और क्वथनांक, अब जैसा कि मैंने कहा मजबूत आकर्षण बल, इसी पर ध्यान देना है बाबू अपने को। देखो अब इसी पर ध्यान देना है। मैं कह रहा हूं एकदम मजबूत आकर्षण बल है, एकदम भयंकर वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एकदम बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब गलनांक यानी कि पिघलना, क्वथनांक यानी कि उबलना कैसा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, खाने का जो नमक है सोडियम क्लोराइड, उसको एक बीकर में डालकर या एक बर्तन में डालकर गर्म कीजिए, क्या वो पिघलता है? नहीं पिघलता ना। इसका मतलब क्या, गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा है। वहीं के वहीं यदि हम शक्कर की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, जल्दी पिघल जाती है। क्लियर है? बोलो यस सर, नोट किया जाए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और भी चीजें हैं अपने को दिमाग में फिट रखनी है। एक तो हम बात करेंगे घुलनशीलता की। ये वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं और कैरोसिन और पेट्रोल आदि में घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब ये कि आप यदि नमक को पानी में डालोगे तो नमक घुलनशील होगा, पर पेट्रोल की यदि हम बात करेंगे या फिर कैरोसिन की बात करेंगे तो ये घुलनशील होने वाला नहीं है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत चालकता। और सुनो, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको और मुझे सबको पता है कि क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स कहां से पूछ लिए जाते हैं। और एग्जाम के टाइम पर हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको सीधे हम दिमाग के अंदर क्या करें, फिट करें। ध्यान से देखिएगा, विद्युत चालकता। देखो मैं कह रहा हूं भाई, जब ये ठोस अवस्था में होगा तो विद्युत में चालक नहीं करेगा। विद्युत चालन के लिए आयनों का फ्री होना जरूरी है, आयनों के पास गति करने के लिए एक माध्यम का होना जरूरी है। अब मैंने कहा ठोस अवस्था है, आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे भी तो आयन जाएगा किधर, और जब आयन जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। पर मैंने उसको डाल दिया पानी में, मैंने NaCl उठाया, मैंने एक आयनिक यौगिक उठाया, उसको डाल दिया पानी में, राइट। अब वो आयनीकृत हो गया। अब यदि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें होगा इलेक्ट्रिसिटी का चालन, यानी कि विद्युत का चालन। तो ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, सिर्फ जलीय अवस्था जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालन यानी कि कंडक्शन होता है, राइट। ये रहा आपका भैया कारण। ये क्या रहा, कारण। इसको देख लो एक बार बढ़िया से, ठीक है जी। बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब तीसरा पार्ट शुरू होता है, आप धातुओं की प्राप्ति कैसे करोगे। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है आपके लिए बिल्कुल नया है और इसमें अपन थोड़ा सा डीप में भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी कभी थोड़े से पीछे रह जाती है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में फिट कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अपने को धातु मिलती कहां से, मतलब आपको क्या लगता है, ठीक है, कि खोदा पहाड़ और निकला एल्यूमिनियम, खोदा पहाड़ और निकला एल्यूमिनियम ऐसा हुआ होगा, या फिर ये लो ये यहां पर जो है बाबू मैग्नेट लगा होता है ना, ये फोन में ऐसे, ये अंकल जी वाला फोन है, ध्यान से देखो, है ना। तो ये यहां पर मैग्नेट लगा होता है। अब एक आपको क्या लगा, जमीन के अंदर आपने खुदाई की और आपको मैग्नेट मिल गया, या फिर जो है मैग्नेट या फिर आपका जो आयरन है वो मिल गया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपने खुदाई की और आपको कोई भी धातु जो है वो रॉड के रूप में, शीट के रूप में या तार के रूप में मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, धातुएं जो हैं वो जमीन के अंदर बहुत सारे प्रकार के पत्थरों के रूप में पाई जाती है। और कहां पर, तो भूपर्पटी पर, यानी कि अपर लेयर जो है वहां पर पाई जाती है प्राकृतिक रूप से। इनको अपन खनिज कहते हैं। बात समझ में आई? तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, ऊपर की जो लेयर है जिसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, मृदा है, जितनी भी चीजें हैं, इसको अपन बोलते हैं खनिज। इसको हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब यदि मैं इसको खनिज बोल रहा हूं, इनमें से कुछ ऐसे खनिज होते हैं ना जिसमें कोई एक पर्टिकुलर धातु, मैंने कहा भैया मेरे पास एक पत्थर है,
मेरे पास एक पत्थर है, मेरे पास एक पत्थर है, इस पत्थर को मैंने खनिज कह दिया, ठीक है। अब मुझे पता चला कि भैया इसके अंदर 34% तो आयरन है, इसके अंदर 34% तो आयरन है। अब मेरा दिमाग चमका, 34% आयरन है, इसका मतलब क्या कि इस पत्थर से जो है मैं आयरन को बाहर निकाल सकता हूं केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, राइट। तो ये जो पत्थर मेरा खनिज था ना, अब इसको मैंने कह दिया अयस्क। बात समझ में आई? तो अयस्क बेसिकली ऐसे खनिज पत्थर होते हैं जिसमें कोई एक धातु जो है उसकी जो क्या है मात्रा है, कोई एक धातु जो है उसकी क्या है मात्रा है, वो ज्यादा पाई जाती है। ऐसे खनिजों को अपन बोलते हैं अयस्क। लिखा हुआ है जब किसी स्थान पर पाए जाने वाले खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी हो सकता है, तो इस खनिज को अयस्क बोलते हैं। आपको पता है हम सबके घरों के अंदर बहुत नीचे, अंदर नहीं नीचे की तरफ बहुत सारा सोना दबा हुआ है मिट्टी में। बात समझ में आ रही है? पर ऐसा है कि वो अयस्क के खनिज के ही रूप में, मतलब इतना बड़ा आप यदि पत्थर निकालोगे तो उसमें इतना सा सोना निकलेगा, और जितने का वो सोना होगा, मान लेते हैं यदि 10 रुपए का सोना निकलता है तो 100 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे सोना निकालने में, इसलिए अपन निकालते नहीं है। तो फिर अपन ऐसी जगह ढूंढते हैं सोने की खदान। बात समझ में आ रही है? कहां है सोने की खदान? KGF मूवी याद आ रही होगी ना आप लोगों को अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं भैया हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर जो सोना है एटलीस्ट ज्यादा मात्रा में भी तो पाया जाए। तो ऐसे पत्थर जहां पर कोई एक धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। क्योंकि अपन माइंड मैप शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए अपन डीप में नहीं जा रहे हैं, इतना नोट कर लो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो एल्यूमिनियम के एक बड़े इंपॉर्टेंट अयस्क का नाम है बॉक्साइट। हेमेटाइट जो है वो आयरन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? अयस्क है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़िया वाली बात, ठीक। अब सुनो, धातुओं का निष्कर्षण जो है इसको आप यदि थ्योरी के रूप पे लिखोगे, आप कहोगे कि हमने निबंध के रूप में रट मारा है पूरा। धातुओं का निष्कर्षण आप कहोगे कि सर हमने ना पूरा निबंध रट मारा है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो भैया ऐसे में आपको होगा कंफ्यूजन। बात समझ में आई? तो अपन एक काम करते हैं, इसका अपन देखते हैं फ्लो चार्ट। बहुत ध्यान से देखना, इसका हम क्या देखेंगे? फ्लो चार्ट। यदि फ्लो चार्ट आपको क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना कि बेटा एक बात बताओ अपने पास कुछ ऐसी धातुएं हैं जो बड़ी क्रियाशील होती हैं। तो देखो क्रियाशील धातु, मीडियम वाली धातु और कम क्रियाशील धातु, बात समझ में आई? सबका जो एक्सट्रैक्शन है, निष्कर्षण है, वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? चलो तो मैं कह रहा हूं उच्च अभिक्रियाशील धातु, तो इसमें कौन आ गया? तो इसमें आ गया बबुआ सोडियम। इसमें कौन आ गया? तो इसमें आ गया सोडियम। और कौन आ गया? पोटेशियम, ठीक है। इसमें आ गया सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये हो गई अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। इनको प्राप्त करने का तरीका अलग है। तो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर अ मोमेंट इधर कुछ भी मत देखो, मैं क्या कह रहा हूं, छुपा दो, मतलब इधर वाले भाग को छुपा दो। बात समझ में आई? तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर वाले को भी भूल जाओ, नहीं देखना है, अपने को इधर फोकस करना है। 2 ही स्टेप्स है, एक्चुअली एक ही स्टेप है। बात समझ में आई? हम इनका करते हैं विद्युत अपघटन। जितनी ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती है ना, इनका जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर अपने को मिलती है क्या? कुछ अभिक्रियाशील धातुएं। क्लियर है? बोलो यस सर। तो एक ही स्टेप में खत्म हो गया। ध्यान से देखो, एक ही स्टेप में तो खत्म हो गया और सीधे आपको शुद्ध धातु मिलेगी। अब आप बोलोगे सर, अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, मैं भी जमीन के अंदर से खनिज निकालता हूं, अयस्क निकालता हूं और सोडियम और पोटेशियम बनाना शुरू करते हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता करना पड़ेगा कहां पर सोडियम है कहां पर नहीं है, फिर आपको विद्युत अपघटन के लिए पूरा एक सेटअप बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, तो इस तरीके से पहली स्टेप में ही आपको मिल जाएगी शुद्ध धातु, क्योंकि ये कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इनको हम इन सारे तरीकों से, मतलब हम निस्तापन, भर्जन या फिर अपचयन जैसी जो चीज है, इनसे इसका निष्कर्षण हम नहीं कर सकते। हम इसके बाद दूसरे वाले भाग में आएंगे, हम कहेंगे भैया जो अयस्क है, राइट, अयस्क जो है, अच्छा सांद्रण करने के बाद, एक चीज जरूर ध्यान रखें, अयस्क का क्या करना है, अपने को सांद्रण करना है। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक सुना होगा कौन सा, क्रोमेटोग्राफी, या फिर आपने सुना होगा झाग उत्प्लावन विधि, या फिर आपने सुना होगा गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल सेपरेशन, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो गुरुत्वीय
क्षारण कह सकते हो। बात समझ में? ऐसे ही आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग सुना होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन सुना होगा, ये सारे जो होते हैं ये एसिड का सांद्रण करने के काम आते हैं। अब मैं कह रहा हूं भैया मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जिसमें आपके पास आयरन है, जिसमें आपके पास जिंक जैसी धातुएं हैं, कॉपर भी इसी में आ गया, यहां पर आपका Ag आ जाएगा, यहां पर आपका Au आ जाएगा और यहां पर आपका प्लेटिनम आ जाएगा। अब इनको कैसे आप सॉल्व करोगे? बात समझ में आई? तो ध्यान से देखना कि इसमें क्या होता है, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं इसमें जो एस्क होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? या तो कार्बोनेट एस्क होगा या फिर सल्फाइड एस्क होगा या फिर दोनों होंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अब मैंने कहा ZnCO3 है, अब मैंने कहा भैया ZnS है, आपने कहा ओके सर ये कार्बोनेट एस्क है और ये सल्फाइड एस्क है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कार्बोनेट एस्क जो होगा इसका हम निस्तापन करेंगे, मतलब बिना ऑक्सीजन के इसको अपन गर्म कर देंगे। निस्तापन बोले तो बिना ऑक्सीजन के गर्म करना, तो इसको अपन ने गर्म किया। अब जब गर्म किया तो हमको क्या मिला, हमको मिला ZnO और CO2। आपने कहा ओके सर हो गई, बल्ले बल्ले। तो अपने को धातु ऑक्साइड मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ। हमको कार्बोनेट एस्क के निस्तापन करने पर कौन सी चीज मिली, तो हमको मिला धातु ऑक्साइड। हमें कौन सी चीज मिली, तो ध्यान से देखिएगा धातु ऑक्साइड। राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब यदि मैं इसका भर्जन करता हूं, यदि मैं इसकी रोस्टिंग करता हूं, भूनना, भर्जन बोले तो क्या, घबराना नहीं, भूनना, भूनना। बात समझ में आ रही है? भून दिया अपन ने इसको, बिल्कुल रगड़ दिया, बिल्कुल गर्म कर दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ तो ये करेगा ही ना करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ZnS जो है भर्जन जब हम करेंगे तो भी अपने को धातु ऑक्साइड मिलेगा, ZnO, और साथ में जो है SO2 SO3 टाइप की जो गैसें हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या मिल गया अपने को, कि अपने को दोनों ही धातु ऑक्साइड मिल गया। बोलो यस सर, यहां भी मिल गया, इधर पे भी मिल गया। तो अपने पास धातु ऑक्साइड तो है ना, अब क्या करोगे, तो ध्यान से देखना। जब अपने पास धातु ऑक्साइड है, राइट, तो अब अपने को धातु करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अपचयन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर अपचयन बोले तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना। यदि मैं इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दूं तो सिर्फ क्या बची, धातु। अपने को वही तो चाहिए, राइट। तो धातु का हमने अपचयन किया तो फिर क्या हो गया, धातु मिल गई आपको। अब यदि वो अशुद्ध है तो शोधन कर दो, अशुद्ध नहीं है तो हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से प्रोसेस याद रखिएगा। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनमें सबसे पहले सल्फाइड एस्क होता है, भर्जन कीजिए, ये सल्फाइड एस्क है, भर्जन कीजिए, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको आप गर्म कर दीजिए, राइट, आपको धातु मिलेगी। शुद्ध करने के लिए आप उसको परिष्करण कर दीजिएगा। तो आप जो है शोधन या परिष्करण जो है वो एक ही चीज होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो जाए तगड़ा वाला, आप बढ़ेंगे आगे, है ना। चलो आ जाओ, चलो अब ले लो, एक मिनट, अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, डन, बोलो यस सर। तो ये चार्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी, अब ये देख लेते हैं कि कौन सी धातुएं हैं जिनको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं एस्क के साथ में। साथ में सक्रियता श्रेणी भी हम देख लेंगे, क्योंकि यहां से पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। कौन सी अभिक्रिया में, तो पहला चैप्टर जो है उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया के नाम से। दूसरा जो अध्याय है, राइट, उसमें धातु और अम्लों के बीच में जो रिएक्शन होती है उसके नाम से। और तीसरा जो अध्याय है उसमें धातु और धातु के लवण के साथ जो अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम विस्थापन पढ़ते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उसके रूप में। बोलो यस सर। तो सक्रियता श्रेणी हो गई, ठीक है, किस प्रकार से पाया जाएगा और धातु कर्म क्या होगा, तरीका कौन सा होगा। बेसिकली धातु कर्म बोले तो कौन सा तरीका, कैसे निष्कर्षण करोगे। ठीक है, तरीका जिससे हम बाहर निकालेंगे, निष्कर्षण करेंगे, तरीका जिससे, आप बोलोगे सर तरीका जिससे धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो भैया देखो, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो है अपनी पोटेशियम। बात समझ में आ गई। और इन सबको अपन निकालते हैं विद्युत अपघटन से। अब भी तो देखा था अपन ने, ये लो वो लिखा है विद्युत अपघटन। गलित धातु का क्या करोगे, विद्युत अपघटन करोगे, है ना। इसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु आती हैं, जिसमें जिंक है, आयरन है, प्लम्बम है। अच्छा एक और चीज, हाइड्रोजन धातु नहीं है, हम क्रियाशीलता पढ़ रहे हैं इसलिए हाइड्रोजन को हमने वहां पर रखा हुआ है, और कॉपर है। बात समझ में आ गई। तो ये सब कैसी हो जाएंगी, हमारी मध्यम क्रियाशीलता या अभिक्रियाशील धातु होंगी। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम, सबसे नीचे जो है प्लेटिनम आएगा। और इनको कैसे निकालेंगे, कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा।
कैसे निकालोगे? कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो रिएक्टिविटी सीरीज अपने को दिमाग के अंदर फिट रखनी है। एक पार्ट और बचा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु में मरकरी है, सिल्वर है, सोना है और यहां पर प्लेटिनम भी है। मतलब ये ऐसी धातुएं हैं जो भयंकर महंगी है, बात समझ में आई, पर इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है? बहुत कम है। इसका मतलब ये कि इनमें जो है, जैसे AU और PT हो गया आपका, इनको तो हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करती है। क्लियर है? बोलो यस सर। शानदार ये कहानी है और इसको हम जो है बोलते हैं कि भैया ये प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित रहती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में PB के बाद H+ होता है तथा घटती अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे की तरफ होती है। बिल्कुल सही बात है। तो पोटेशियम जो है सबसे रिएक्टिव था और प्लेटिनम जो है, बात समझ में आई, वो सबसे ज्यादा कैसा है? सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है ना? चलिए 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 बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। हम बात करेंगे निस्तापन और भर्जन यानी कि कैल्सिन रोस्टिंग के बारे में। एक ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, निस्तापन जो है ये ऑक्सीजन के बिना गर्म करना है और ये ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है। ये किसके साथ करना है? तो ऑक्सीजन के साथ अपने को इसे क्या करना है? गर्म करना है। बात समझ में आई? तो एक तरफ कैल्सिनेशन, एक तरफ कौन सी चीज? तो रोस्टिंग रोस्टिंग रोस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोनेट एस्क के लिए होता है, जैसे मैंने लिखा ZnCO3, और ये सल्फाइड एस्क के लिए होता है, जैसे मैंने लिखा ZnS। इसका नाम क्या है? तो जिंक ब्लेंड है। हमने टॉपिक वाइज वीडियोस में सब कुछ बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो। कार्बोनेट एस्को को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। इसमें सल्फाइड एस्को को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर। तो इसमें जो है उपस्थिति और यहां पर सीमित या फिर वायु नहीं होगी तो भी हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें CO2 गैस जो है वो उत्सर्जित होगी, यहां पर SO2 गैस उत्सर्जित होगी। ये देखो नीचे रिएक्शंस भी लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? तो निस्तापन और भर्जन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी क्लास हो, यदि ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। राइट? बोलो यस सर। बढ़िया वाली बात नोट करो। अभिक्रिया तो भैया लिख ही लेना, है ना? सोने पर सुहागा हो जाएगा और मजा आ जाएगा। हम जब बात करते हैं धातुओं के परिष्करण की, राइट, जब हम विद्युत अपघटन से, तो आपको ये याद रखना है कि ये सारी, देखो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है अपने को, ये सारी जो आपको धातुएं दिख रही हैं इन सब का हम परिष्करण करते हैं किससे? विद्युत आपके अपघटनी मेथड से। ठीक है, अब करना क्या है बहुत ध्यान से देखना। अशुद्ध धातु जो होगी ना उसको एनोड बनाने का, और एनोड आपका कैसा होगा? तो भैया पॉजिटिव होगा। कैथोड आपका कैसा होगा? तो नेगेटिव होगा। राइट? तो अशुद्ध धातु जो है उसको एनोड बनाइए, शुद्ध धातु को आप क्या बनाइए? कैथोड बनाइए। अशुद्ध धातु की जो रॉड होगी वो मोटी होगी, शुद्ध धातु जो है उसकी रॉड कैसी होगी? तो पतली होगी। ठीक है, तो अशुद्ध को एनोड बनाइए, शुद्ध को आप कैथोड बनाइए। राइट? और विद्युत अपघटन के रूप में उसी धातु के लवण का विलयन कीजिए। जैसे आप कह रहे हो कि भैया हमको जो है कॉपर का आपको निष्कर्षण करना है और परिष्करण करना है, यानी कि शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन बेसिकली। तो करना क्या पड़ेगा? लवण जो होगा, नमक जो होगा, वो कॉपर के ही किसी नमक का होगा। अब आपने कहा सर CuSO4 चलेगा क्या? कॉपर सल्फेट। मैंने कहा बिल्कुल चलेगा। बात समझ में? एल्यूमिनियम की बात करोगे तो एल्यूमिनियम का लवण, जिंक की बात करोगे तो जिंक का लवण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक, चलो। तो हम जिस धातु का परिष्करण कर रहे हैं, राइट, ध्यान से देखिएगा, उसी का अपने को क्या लेना है? लवण विलयन लेना है। अब जब विद्युत धारा हम प्रभावित करते हैं तो एनोड पर, ठीक है, अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। ध्यान से देखना, एनोड जो है इससे अशुद्ध धातु घुल जाती है, और कैथोड जो था वो कैसा था? कैथोड पर शुद्ध धातु की परत बनती जाती है। कुल मिलाकर एनोड से धातु निकलकर इस विलयन में आते जाती है। जो अशुद्धियां हैं वो एनोड पंख या एनोड मट के रूप में नीचे जमा हो जाती हैं, और यहां से आयन जो है शुद्ध धातु इस रॉड पर जमा हो जाएगी। तो कैथोड पर शुद्ध धातु जमा होगी और एनोड से जो धातु है वो विलयन में आ जाएगी। बात समझ में? खत्म। नोट कर लो। डायग्राम आपको क्लियर ही अपन पढ़ चुके हैं, है ना? चलिए अब हम कुछ और चीजों के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन कौन सी होगी? तो एक चीज हमेशा याद रखिए बेटा, कैथोड पर हमेशा जो है अपचयन होगा। कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा, एनोड पर हमेशा जो है ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर हमेशा उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। ठीक है जी, ये लो।
संक्षारण या कोरोजन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब हम धातुओं को खुले स्थान पर रख देते हैं तो वायु और आर्द्रता के कारण इनकी सतह पर एक परत चढ़ जाती है जिससे हम संक्षारण कहते हैं, और इसके कारण जो धातु है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। बात समझ में आई? जैसे कि हम बात करते हैं सिल्वर की काली परत, सिल्वर सल्फाइड की काली परत किस पर आ जाना, चांदी की चीजों पर। कॉपर जो है उस पर हरे रंग की चीज आना, आप देखना कॉपर की जो चीजें होती है उस पर हरे रंग की एक परत आ जाती है। हम बात करेंगे लोहे की, तो लोहे पर जो है भूरे रंग की एक परत आ जाना जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। यही बेसिकली जंग है। तो लोहे में जंग लगना, कॉपर का हरा होना या फिर चांदी का काला होना किसका उदाहरण है, संक्षारण का। यही तो बोलेंगे हम इसको, राइट, कोरोजन। और रस्टिंग जो है वो बेस्ट एग्जांपल है संक्षारण को समझने के लिए। अब बचाएंगे कैसे संक्षारण से किसी धातु को, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कैसे बताओगे, तो भैया या तो पेंट कर दो, तेल लगा लो, ग्रीस लगा लो, या फिर आप इसका यशद लेपन कर दो, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कर दो। ठीक है, मतलब लोहे या स्टील के ऊपर जो है जस्ते की पतली परत चढ़ा दो। इससे क्या होगा कि कोरोजन रुक सकता है। एनोडीकरण कर दो, या एनोडीकरण में क्या होता है, Al2O3, हाँ A2O3 नहीं बेटा, Al2O3 की परत चढ़ा दो, या फिर मिश्र धातु बना दो। मिश्र, आप सोच कर देखो कि स्टील और आयरन में, स्टील और लोहे में सिर्फ कुछ फर्क है। मतलब आयरन में यदि 100% लोहा है, लोहे के परमाणु है, तो स्टील में बहुत कम, उतना ही होंगे, बस थोड़ा सा कार्बन आ जाएगा। बात समझ में? पर फिर भी कितना डिफरेंस आ जाता है कि स्टील में जंग जल्दी नहीं लगता और लोहे में जल्दी लगता है। तो इस्पात, स्टेनलेस इस्पात, पीतल और कांसा जो है ये सब क्या है, मिश्र धातु है, अलग अलग प्रकार की। और इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हमने दिमाग के अंदर क्या कर लिया है, फिट कर लिया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसके बाद जो है बाकी के जो चैप्टर्स हैं हम उनके भी पूरे जो है माइंड मैप लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ये सारी चीजें अवेलेबल है नर्सरी से लेकर 12वीं तक। हिंदी मीडियम वाले हो तो 7वीं से लेकर 12वीं तक ये सब कुछ। इसमें MP बोर्ड भी है, इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड भी है, सारी चीजें यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। बात समझ में आई? साथ साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल सकती है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कोई डाउट यदि होगा तो पूछना है, और एग्जाम में इस बार तहलका मचाकर आना है। मिलते हैं अगले चैप्टर के वन शॉट रिवीजन और अपना जो माइंड मैप है उसके साथ में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, शानदार रिजल्ट लेकर आइए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।